हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सीवी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। अगेन आपकी सीटेट की एग्जाम डेट एक बार फिर से चेंज हो गई है। 9 तारीख को नोटिस आया था, ठीक है। सो मैंने जो है उसका आपको जो है पिक्चर सेंड कर दिया, स्क्रीनशॉट कम्युनिटी पोस्ट पर एज वेल एज आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कर दिया था। ओके, आज की वीडियो में मैं आपको टोटल 15 क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाली हूँ इंग्लिश पेडागोजी के। देखिए, जो आपका रिसेंटली एग्जाम हुआ है आपका, ठीक है, रिसेंटली जो आपका एग्जाम हुआ है वो हुआ था 7 जुलाई 2024 को। ये एग्जाम भी आपका ऑफलाइन हुआ था, यानी कि OMR बेस्ड हुआ था, और जो अब आपका एग्जाम होगा दिसंबर में वो भी आपका ऑफलाइन और OMR बेस्ड ही रहने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है उसके पैटर्न हमको पता होना चाहिए। और मैंने हमेशा आपसे कहा है कि सीटेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रोल बहुत ज़्यादा होता है। क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं तो कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो अगर आपको याद है, आपको पता है कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आज की वीडियो में 15 टोटल क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। अब यहाँ पर इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन है, तो चाहे आपने सीटेट पेपर 1 का फॉर्म फिल किया हो, चाहे सीटेट पेपर 2 का फिल किया हो, एक बात मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। और ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखिए, इंग्लिश पेडागोजी के लिए आपको चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, किसी के भी प्रीवियस ईयर मिले हो, सारे प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी पेडागोजी में बढ़ेगी। आप सभी को पता है पेडागोजी का वेटेज कितना ज़्यादा है। अगर आप पेडागोजी में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका एग्जाम क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सो जितना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको जो है आंसर्स आने लगेंगे कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग खुद से ही बनने लगेगी। ओके, सो यहाँ पर 15 क्वेश्चन टोटल हम देखने वाले हैं जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसी के हैं, और पेपर 2 के हैं ये, मैं अभी आपको बता देती हूँ, ठीक है, जिससे आप लोगों का माइंड भी क्लियर हो जाए, ठीक। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियाज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी 3 लैंग्वेज फार्मूला अटेम्प्ट्स टू प्रमोट। यानी कि जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है, 3 भाषा सूत्र जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। सबसे पहले तो ये जो फार्मूला है वो दिया किसने था, तो ये आपका दिया था कोठारी कमीशन ने, ठीक है। अब ये किसको प्रमोट करता है वो आपको बताना है। तो ये बहुत ईजी है। देखिए, 3 लैंग्वेज फार्मूला हमारा कहता है, 3 लैंग्वेज फार्मूला हमारा कहता है कि हमारी जो फर्स्ट जो भाषा है ना, वो हमारी जो है क्या होनी चाहिए, मदर टंग होनी चाहिए, यानी कि हमारी मातृभाषा होनी चाहिए। उसके बाद हमारी जो है दूसरी कोई भी भाषा हो सकती है, या फिर हिंदी हो सकती है या इंग्लिश हो सकती है। तीसरी हमारी जो भाषा है वो मॉडर्न, यानी कि जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं उनमें से कोई सी भी भाषा हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप जो है ये, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है 3 लैंग्वेज फार्मूला वाला, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। देखिए, फर्स्ट में क्या लिखा है, बाइलिंगुअल एजुकेशन विद द फोकस ऑन हिंदी। देखिए, हिंदी पर फोकस करके बाइलिंगुअल एजुकेशन देना है ना, तो ये तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मदर टंग पर फोकस किया गया है। नेक्स्ट है आपका मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। ठीक है, यहाँ पर ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो भाषा है मदर टंग यानी मातृभाषा पर। देखिए, जब भी आपको कोई ऑप्शन ऐसा मिलता है ना कि ये चीज़ मातृभाषा पर डिपेंड है, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो कि आपके हमेशा करेक्ट होते हैं, जैसे कि मातृभाषा हुआ, ठीक है। और आपका जो है बच्चों से रिलेटेड मान लीजिए कुछ बच्चों के बारे में अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो आंसर करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट आपका देखिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और मल्टीलिंगुअलिज्म का क्या मतलब होता है कि आप मातृभाषा पर आधारित हों, मातृभाषा के आधार पर ही आप जो है अदर भाषाओं को सीखें। जैसे आप हिंदी जानते हैं पहले से और आप इंग्लिश सीखेंगे तो हिंदी भाषा के थ्रू ही तो सीखेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन या मोनोलिंगुअल एजुकेशन, तो ये दोनों ही आपके यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज अ शॉर्ट स्टोरी विच हैज़ एनिमल्स एज द मेन कैरेक्टर्स एंड टीच एन एक्सप्लिसिट मोरल कॉल्ड। तो हमें ये बताना है कि शॉर्ट स्टोरी को हम क्या कहते हैं जिसमें एनिमल्स को एज अ मेन कैरेक्टर यूज़ किया जाता है। तो कि इसको ये नया क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और जो क्वेश्चन अभी इससे पहले मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया वो रिपीटेड क्वेश्चन था, ठीक, पहले भी पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो फेबल है, नया क्वेश्चन है, याद रखना, इसको हम फेबल बोलते हैं। देखिए, जैसे कि आपकी एक वो नाम आपने पढ़ा होगा द ग्रेप्स वाली, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स वाली जो स्टोरी है, ठीक है, लोमड़ी और अंगूर वाली जो स्टोरी है ना, उसको जो है हम क्या कहते हैं, फेबल ही बोलेंगे, ठीक है। मतलब ये एक ऐसी स्टोरी होती है जिसमें हम एनिमल्स का यूज़ करके जो है कुछ मोराले, कुछ हमारे जो डेली बेस पर मोराले होते हैं उनको हम प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा इनमें से करेक्ट रहने वाला है, ठीक। पहला क्या है, डिसलेक्सिया इज अ रीडिंग डिसऑर्डर। तो ये आपको पता होना चाहिए, कुछ डिसऑर्डर है, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक। सो यहाँ पर पहला वाला आपका करेक्ट है। जो हमारी रीडिंग डिसेबिलिटी होती है, यानी कि जिसमें हम पढ़ नहीं पाते हैं, उसको हम डिसलेक्सिया बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिस्ग्राफिया इज अ राइटिंग डिसऑर्डर। ये भी सही है, जो लिखने की क्षमता होती है जिसमें अच्छे से प्रॉपर तरीके से लिख नहीं पाते हैं वो हमारा डिस्ग्राफिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिस्ग्राफिया इज अ रीडिंग डिसऑर्डर, तो ये गलत है आपका, ठीक। डिस्ग्राफिया आपका राइटिंग डिसऑर्डर होता है, ना कि रीडिंग, ठीक। डिसलेक्सिया आपका रीडिंग होता है। नेक्स्ट यहाँ पर डिसलेक्सिया इज राइटिंग, तो ये भी गलत हो जाएगा। ए और बी आपके करेक्ट हैं, ए और बी आपका ऑप्शन 1 में दिया है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीता अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर, यानी कि रीता एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, यूजेस विजुअल डिवाइसेस, यानी कि कुछ
ऐसी डिवाइसेस का यूज़ करती हैं जो विजुअल हैं, ठीक है, जिनको स्टूडेंट अच्छे से देख सकते हैं। एंड लैंग्वेज गेम्स टू टीच इंग्लिश टू क्लास 8 स्टूडेंट्स, और भाषा है इंग्लिश उसको सिखाने के लिए वो लैंग्वेज के गेम्स का यूज़ करती हैं। विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इज रीता अप्लाइंग, तो यहाँ पर जो है वो किस प्रिंसिपल का यूज़ कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ को रिलेटिंग विद लाइफ, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस, एंड द लास्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड हैबिट फॉर्मेशन। तो देखिए जब भी यहाँ पर प्रैक्टिस या हैबिट लिखा हो तो ये हमेशा आपके नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, तो ये आंसर आपके कभी भी करेक्ट नहीं हो सकते। देखिए यहाँ पर जो टीचर है वो क्या कर रही है, आप मुझे खुद बताइए। अगर आप बच्चों को गेम्स के थ्रू किसी चीज़ को सिखाओगे, है ना, गेम्स वगैरह तो बच्चों को वैसे भी बहुत पसंद होते हैं, विजुअल चीज़ें दिखाओगे, दिखा करके किसी चीज़ को सिखाओगे तो वहाँ पर बच्चों का इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और उनको मोटिवेशन भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट टॉप डाउन प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर आपका एक बॉटम अप होता है, एक टॉप डाउन होता है, 2 प्रकार के प्रोसेस होते हैं, ठीक। अच्छा एक बात मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर देती हूँ, मैंने इंग्लिश पेडागोजी के कंटेंट आपके साथ शेयर कर रखा है, टोटल 6 वीडियोस हैं, ठीक है। ये आपका प्लीज़ बैकग्राउंड जो नॉइस आ रहा है प्लीज़ इसको अवॉइड करना, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, बहुत तेज़ बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए इंग्लिश पेडागोजी की 6 टोटल क्लासेस हैं जहाँ पर आपको कंटेंट मिल जाएगा। मैंने पूरा कंटेंट आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर रखा है, उन 6 क्लासेस को आप वॉच कर लेते हो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसको या तो बार बार उस वीडियोज़ को देखिए, ठीक है, सुनिए, या फिर उनका चाहो तो नोट्स बना लो, ठीक है, उनको अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और कुछ भी कहीं से भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, और बहुत छोटी छोटी वीडियो मैं यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो है ये 6 वीडियोस, ठीक है। सो यहाँ पर मैं बताना है कि टॉप डाउन प्रोसेस के बारे में कौन सा गलत है, सही नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। लिसनर्स मेक यूज ऑफ द नॉलेज ऑफ द वर्ड, नेक्स्ट है लिसनर्स नीड टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड, नेक्स्ट है लिसनर्स रिलाई ऑन देयर बैकग्राउंड नॉलेज, एंड द लास्ट वन इज लिसनर्स मेक गेसेस अबाउट द इंटेंडेड मीनिंग। सो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लिसनर्स नीड टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड। ये आपका टॉप डाउन क्या होता है, अप्रोच होता है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको क्यों सही बताया, इसको इसलिए सही बताया क्योंकि यही हमारा गलत है, ठीक है, और हमसे गलत ही पूछा था कि कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट ट्रू, तो यही हमारा सही नहीं है, ठीक है। लिसनर्स नीड टू अंडरस्टैंड, क्या हमें हर वर्ड को जो है समझने की जरूरत है ना, बहुत सारे वोकैब्स हैं, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर वर्ड को समझ पाएं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच टूल इज नॉट आइडियल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो आपको यहाँ पर अच्छा माना जाता है, पॉजिटिव असेसमेंट माना जाता है, तो आपको ये बताना है कि उसमें ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसके लिए यहाँ पर कौन सा टूल यूज़ नहीं किया जाता है। तो पहला है आपका प्रोजेक्ट, दूसरा है क्लास प्रेजेंटेशन, तीसरा है असाइनमेंट और चौथा है आपका पेपर पेंसिल टेस्ट। तो देखिए आई होप कि देखिए यहाँ पर मैंने खुद इतनी प्रैक्टिस कर रखी थी कि क्वेश्चंस को पढ़ते ही मेरे को आंसर समझ में आ जाते थे, क्योंकि वही चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं अच्छे मार्क्स लाना तो प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप पढ़कर ही क्वेश्चंस के आंसर को पढ़कर ही समझ जाएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट यहाँ पर आपका पॉजिटिव रहता है, इसमें आपका जो है जो स्टूडेंट है वो इंगेज होना चाहिए किसी न किसी एक्टिविटी में, इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर जो पेपर पेंसिल टेस्ट होता है ना ये आपका बिल्कुल नेगेटिव माना जाता है, ठीक है। सो आपका यही आपका यहाँ गलत हो जाएगा, हमसे कहा गया कि कौन सा आइडिया करेक्ट नहीं है, तो यही आपका करेक्ट नहीं है, ये टूल आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में नहीं आता है। बाकी प्रोजेक्ट में बच्चे कुछ एक्टिविटी कर रहे होते हैं, ठीक है, इसमें वो इंगेज रहते हैं, क्लास प्रेजेंटेशन में भी वो इंगेज रहते हैं, कुछ प्रेजेंट कर रहे होते हैं, असाइनमेंट पे भी बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। पेपर पेंसिल टेस्ट में क्या है, वो जस्ट पेपर लिख रहे होते हैं ना, देख कर, तो उसमें वो उतना जो है इसमें इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट असेसमेंट इज डन थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू क्लैरिफाई स्टूडेंट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड। तो आपको बताना है उस असेसमेंट को हम क्या कहेंगे जिसके थ्रू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को टू क्लैरिफाई स्टूडेंट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, तो जो स्टूडेंट है उनकी लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई करना, इसको हम क्या कहेंगे, असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो ये कुछ लर्निंग से आपकी, ठीक है, मैंने अपनी जो वीडियोस हैं उनमें सारे ये क्लियर कर रखे हैं, ठीक। सो यहाँ पर देखिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग इसको हम कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, लर्नर शुड बी एक्सपोज टू लैंग्वेज एंड एरर आर एविडेंस दैट लर्निंग इज टेकिंग प्लेस इज एडवोकेटेड बाई। तो ये आपका कौन कहता है कि लर्नर शुड बी एक्सपोज टू लैंग्वेज एंड एरर्स आर एविडेंस दैट लर्निंग इज टेकिंग प्लेस, यानी कि जो आपकी गलतियां हैं वो इस बात का सबूत होती हैं कि आप कुछ सीख रहे हैं ना, गलतियों से ही तो हम सीखते हैं। तो ये कौन कहता है, ह्यूमनिस्ट कहते हैं या फिर बिहेवियरिस्ट कहते हैं, व्यवहारवादी, या फिर कॉग्निटिविस्ट कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिविटी इन लैंग्वेज एजुकेशन इज। तो क्रिएटिविटी क्या है, सिंपल आपसे ये पूछा है कि लैंग्वेज एजुकेशन में क्रिएटिविटी क्या होती है। फर्स्ट है क्लासरूम एक्टिविटी यूजिंग न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग, नेक्स्ट क्लासरूम मटेरियल यूजिंग communicative language teaching, next है open ended classrooms task which follow for different interpretations and answers। देखिए जब भी आपको ये ऑप्शन मिले ना कि ओपन एंडेड, देखिए 2 टाइप के आपके क्लासरूम होते हैं, एक ओपन एंडेड, दूसरा आपका होता है क्लोज एंडेड। जो क्लोज एंडेड होता है ना वो आपका नेगेटिव माना जाता है, कभी भी क्लोज एंडेड क्लासरूम नहीं बनाना चाहिए। क्लोज एंडेड का मतलब होता है कि आपने बस एक क्वेश्चन किया, बच्चों ने उसका तुरंत आंसर दे दिया, है ना।
हमेशा जो क्लासरूम है वो ओपन एंडेड होना चाहिए, ठीक। यानी कि बच्चों को जो है प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, यानी कि बच्चों को आपको जो है एक तरीके से भगवान मानना है, हर चीज़ उनके लिए होनी चाहिए, ठीक है। उनको अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, उनके लिए जो है ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जिससे वो थिंकिंग कर पाएँ, यानी कि वो थिंकिंग में इंगेज रहें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस ओपन एंडेड क्वेश्चंस करने हैं, ये इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपको कि ओपन एंडेड क्वेश्चन है या आपका जो है क्लोज एंडेड है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, हमेशा आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं जिसमें जो है बच्चा जो है कुछ सोच समझ करके आपको आंसर बताए, ठीक। ऐसा नहीं है कि बस रटा हुआ आंसर है, वो हमारा क्लोज एंडेड जो है हो जाता है, ठीक। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, विच इज़ अ टूल दैट अलाउज फॉर अ नंबर ऑफ सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस ऑनलाइन टीचिंग अपॉर्चुनिटीज। तो ये हमारा क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, इसको हम पैडलेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, नया क्वेश्चन था ये, ठीक। नेक्स्ट आपको व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट एरर्स इन लैंग्वेज लर्निंग। तो लैंग्वेज लर्निंग में एरर्स यानी गलतियों के बारे में कौन सा सही नहीं है, ये चीज़ ध्यान से पढ़ लिया करो, नॉट ट्रू, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं, बस इतना पढ़ लेते हैं कि कौन सा सही है, ट्रू पढ़ा और इसमें से सही वाला लगा देते हैं, इसके बारे में गलत कौन सा है। एरर आर क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस, यानी कि एक महत्वपूर्ण पहलू है ये, ठीक है, लैंग्वेज भाषा को सीखने। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो देखो सही बात है ना। अब आप कुछ भी सीख रहे हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बिना गलती करे सीख जाएं। नेक्स्ट है एरर्स हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। नेक्स्ट है एरर्स हिंडर द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। लास्ट है एरर आर नॉट ऑलवेज बैड एंड हेल्प इन लर्निंग। तो ये भी आपका सही है, हाँ, जो गलतियाँ होती हैं वो हमेशा बुरी नहीं होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, हमारी लर्निंग में हेल्प करती हैं। एरर हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो देखिए यहाँ पर ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर 3 वाला ऑप्शन है, यही आपका गलत है, और गलती हमसे पूछा था कि इसमें लिखा है एरर्स हिंडर द लैंग्वेज प्रोसेस, यानी कि जब आप भाषा सीखते हैं तो जो गलतियाँ होती हैं वो आपके क्या करती हैं, सीखने में बाधा डालती हैं, कठिनाई पैदा करती हैं। हिंडर का मतलब है यहाँ पर कठिनाई पैदा करना किसी चीज़ को सीखने में, तो ऐसा नहीं है, गलतियाँ हमें जो है सिखाती हैं चीज़ों को, ठीक है, सीखने में मोटिवेट करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन अ सेकंड लैंग्वेज क्लास अ टीचर प्ले ऑडियो ऑन हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि क्लास सेकंड यानी कि कक्षा 2 की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। एक टीचर है, क्या प्ले करती हैं, एक ऑडियो प्ले करती हैं जो किसके ऊपर है, हेल्थ इज वेल्थ। ही देन डिस्ट्रीब्यूटेड handouts and asked the student to tick the correct answer from the given option. The objective of the lesson was to enable the learner. तो यहाँ पर वो ऑडियो सुनाती हैं, उसके बाद जो है एक हैंडआउट्स देती हैं उनको, और वहाँ पर जो है आंसर टिक करने के करेक्ट आंसर टिक करने के लिए बोलती हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो बताइए वो क्या कर रही हैं यहाँ पर, टू लिसन टू एनालाइज द आइडिया, टू मेमोराइज द लेसन ऑन हेल्थ एंड वेल्थ, टू हियर द लेसन ऑन हेल्थ, टू इंगेज द लर्नर विद द टास्क। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर जो लर्नर्स हैं वो क्या है, एक टास्क के साथ यहाँ पर इंगेज हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एक तरीके से मैं कहूँ जनरल का क्वेश्चन हो जाएगा, ये जीएस से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, 21 फरवरी को जो है आपका इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक। हिंदी में भी पूछा जा सकता है, आप याद रखना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईमेल यू वुड राइट इफ़ यू आर राइटिंग टू अ कलीग हु इज़ योर फ्रेंड। तो अगर आप अपने किसी फ्रेंड को जो है ईमेल कर रहे हैं तो आप मुझे खुद बताइए कि आप किस तरीके से राइट करेंगे, एज अ बिजनेस फॉर्मेट में राइट करेंगे, करेस्पॉन्डेंस, इनफॉर्मल या फिर फॉर्मल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आई होप सब ने सही किया होगा इसको, इसमें तो कुछ है ही नहीं बताने लायक, इनफॉर्मल वे में हम करेंगे, ठीक। क्योंकि फॉर्मल वे हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी अपनी जो है कोई आपका मान लीजिए आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं या फिर आप किसी टीचर को जो है एप्लीकेशन वगैरह दे रहे हैं, ईमेल दे रहे हैं, तो वहाँ पर आप फॉर्मल वर्ड्स का यूज़ करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। इनफॉर्मल यानी कि हम अपने फ्रेंड्स वगैरह से जो बातें करते हैं, फैमिली में जो बातें करते हैं, वो एक तरीके से इनफॉर्मल में आ जाती हैं, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यूजिंग एवरीडे ऑब्जेक्ट्स टू टीच लैंग्वेज इज कॉल्ड। बहुत रिपीट हुआ है ये आज का, मैं ये क्वेश्चन जो है इतनी बार रिपीट हुआ है कि मुझे लगता है कि 100% आपको नेक्स्ट सीटेट में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, पेडागोजी सेक्शन में। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 है, इसको हम रेलिया बोलते हैं। देखिए जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ाने के लिए कोई रियल हम जो डेली यूज़ में जो चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उनका यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो उनको हम रेलिया बोलते हैं, ठीक। वास्तविक चीज़ों को लेकर के जाते हैं अपने क्लासरूम में। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। तो यही टोटल 15 क्वेश्चंस थे। कमेंट कर देना अपना स्कोर कि आपका स्कोर क्या रहा 15 में से। आई होप कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।